जब भी हम एवरेस्ट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? शिखर पर खड़े होकर दुनिया को देखना, बस यही एक मकसद। और सोचिए जब कोई एवरेस्ट चढ़कर वापस आता है तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है? सिंपल सा सवाल, पहुंच गए चोटी तक। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी कहानी, सारी मेहनत बस उस एक हाँ या ना में सिमट कर रह गई हो। लेकिन सच तो यह है कि असली कहानी इस बात में है ही नहीं कि कोई शिखर पे पहुंचा या नहीं। वो तो बस कहानी का क्लाइमैक्स है। असली कहानी तो रास्ते में लिखी जाती है। असली कहानी इस बात की है कि वो कैसे पहुंचे। जी हाँ, कैसे? क्योंकि एवरेस्ट का सच इस सवाल में छुपा है कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, और यही रास्ता सब कुछ बदल देता है। तो देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने के लिए मोटे तौर पर दो मेन रास्ते हैं, और ये दोनों रास्ते मतलब जमीन आसमान का फर्क है इनके अनुभव में। एक रास्ता नेपाल से चढ़ता है तो दूसरा तिब्बत की तरफ से। अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं। यहां दक्षिण और उत्तर के रास्तों का एक सीधा सा कंपैरिजन है। बेस कैंप की ऊंचाई तो देखिए, लगभग एक जैसी है, लेकिन असली कहानी छिपी है खतरों में। दक्षिण में सबसे बड़ा डर है अनप्रेडिक्टेबल आइसफॉल, यानी बर्फ का गिरना। वहीं उत्तर में सबसे बड़ी दुश्मन है जमा देने वाली ठंड और तूफानी हवाएं। तो ये सिर्फ दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ये तो रिस्क, तैयारी और मुश्किलों की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। तो जैसा हमने कहा, ज्योग्राफिकली ये दो अलग अलग देश हैं। साउथ रूट जो नेपाल में है वो क्लासिक रूट है। इसी रास्ते से 1953 में पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट को फतह किया था। और दूसरी तरफ है नॉर्थ रूट तिब्बत से, जो 1924 के उस मशहूर रहस्यमयी अभियान के लिए जाना जाता है, मैलरी और इरविन का। चलिए अब बात करते हैं सफर की शुरुआत की, मतलब बेस कैंप तक पहुंचने की। और यहीं से इन दोनों रास्तों का फर्क साफ दिखने लगता है। अनुभव बिल्कुल पहले कदम से ही एकदम अलग होता है। साउथ रूट से जाने वाले लोग वो नेपाल के शानदार सागरमाथा नेशनल पार्क से गुजरते हैं। ये कोई एक दिन का सफर नहीं, बल्कि 10-12 दिन का खूबसूरत ट्रैक है। रास्ते में शेरपा गांव मिलते हैं, बौद्ध मठ दिखते हैं। एक तरह से ये एक रूहानी सफर है। और दूसरी तरफ है नॉर्थ रूट। यहाँ आप तिब्बत के वीरान ऊंचे पठार पर गाड़ी से सीधे बेस कैंप पहुंच जाते हैं। एक तरफ संस्कृति और आध्यात्म, दूसरी तरफ सीधी कठोर असलियत। बेस कैंप पहुंचने के बाद हर रास्ते पर पर्वतारोहियों का स्वागत एक बड़ी चुनौती करती है। और ये चुनौती एक तरह का चुनाव है। एक तरफ है कुदरत का अनकंट्रोल्ड खतरा, और दूसरी तरफ है एक सीधी साधी टेक्निकल मुश्किल। साउथ रूट की सबसे खतरनाक और बदनाम जगह है खुम्बू आइसफॉल। अब इसे कोई बर्फ का मैदान मत समझिएगा, नहीं, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ ग्लेशियर है। एक भूल भुलैया जो हर पल बदल रही है। कितना बदल रहा है, अंदाजा लगाइए। ये ग्लेशियर हर दिन करीब करीब 1 मीटर नीचे खिसकता है। सोचिए, जिस रास्ते पर आप सुबह चढ़े थे, शाम तक वो अपनी जगह से हिल चुका होता है। ये है इसकी अस्थिरता। और जब कोई चीज इतनी अस्थिर हो तो वो खतरनाक भी होती है, बहुत खतरनाक। 2014 में इसी खुम्बू आइसफॉल में एक बर्फीले तूफान ने 16 शेरपा गाइडों की जान ले ली थी। ये एवरेस्ट के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। तो साउथ रूट पर एक ऐसा खतरा है जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। वहीं नॉर्थ रूट पर पहली चुनौती है नॉर्थ कोल। ये 600 मीटर ऊंची बर्फ की एक सीधी दीवार है जिसका ढलान 55 डिग्री तक है। मतलब ये कुदरत का कहर नहीं, ये एक टेक्निकल टेस्ट है, आपकी स्किल का इम्तिहान। चलिए अब पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर चलते हैं, बीच के हिस्से में, जहां असली खेल सहन शक्ति का होता है और मुश्किलें अपना रूप बदल लेती हैं। साउथ रूट पर एक जगह है वेस्टर्न कुम, नाम है खामोशी की घाटी। लेकिन ये जगह बहुत अजीब है। यहाँ 3 तरफ से बर्फ की दीवारों से सूरज की रोशनी टकराकर इसे एक भट्टी जैसा बना देती है। और इसके फौरन बाद आती है लोत्से फेस, 1.5 किलोमीटर ऊंची नीली बर्फ की एक विशाल सीधी दीवार, एक जबरदस्त टेक्निकल क्लाइंब। और नॉर्थ रूट पर वहां कहानी बिल्कुल अलग है। वहां है नॉर्थ रिज, एक लंबा खुला हुआ रास्ता जहां तिब्बती पठार से आने वाली बर्फीली हवाएं बिना किसी रोक टोक के सीधा पर्वतारोहियों से टकराती हैं। यहां बचने की कोई जगह नहीं है। यहां आपकी लड़ाई सिर्फ चढ़ाई से नहीं, बल्कि लगातार चलती हवा और हाड़ कपा देने वाली ठंड से है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं।
8000 मीटर से ऊपर, यानी डेथ जोन। एक ऐसी ऊंचाई जहां इंसान का शरीर ऑक्सीजन के बिना धीरे धीरे मरने लगता है। नॉर्थ रोड पर फाइनल टेस्ट इन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। सोचिए, उस ऊंचाई पर असली रॉक क्लाइंबिंग, जहां शरीर पहले से ही हार मान रहा होता है। इनमें से भी जो सेकंड स्टेप है वो सबसे मुश्किल माना जाता है। ये 40 मीटर की लगभग सीधी चट्टान की दीवार है। हाँ, 1975 में एक चीनी टीम ने यहाँ एक सीढ़ी लगा दी थी। लेकिन ये मत भूलिए, 8600 मीटर पर, जब दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भी जबरदस्त हिम्मत और स्किल चाहिए। वहीं साउथ रूट पे ऐतिहासिक रूप से हिलेरी स्टेप सबसे बड़ी चुनौती हुआ करता था। ये एक 12 मीटर की चट्टान थी, लेकिन कहते हैं कि 2015 के भूकंप के बाद इसका स्ट्रक्चर काफी बदल गया है और अब ये पहले जैसी मुश्किल बाधा नहीं रही। तो अब सब कुछ इस एक बात पर आकर टिक जाता है कि एक पर्वतारोही किस तरह की चुनौती और किस तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार है। ये चार्ट अपने आप में एक कहानी कहता है। देखिए, हिस्टोरिकली साउथ रूट का सक्सेस रेट हमेशा ज्यादा रहा है और इसकी वजह भी साफ है। वहाँ सपोर्ट सिस्टम बेहतर है, ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मुमकिन है और मौसम भी नॉर्थ के मुकाबले थोड़ा कम बेरहम होता है। तो आखिर में ये चुनाव आसान और मुश्किल के बीच का है ही नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि दोनों ही रास्ते जानलेवा हैं। ये चुनाव है कि एक पर्वतारोही की अपनी स्किल्स और उसका माइंडसेट किस खतरे के लिए ज्यादा बेहतर है। क्या वो साउथ के अनप्रिडिक्टेबल कुदरती खतरे का सामना करना चाहता है या फिर नॉर्थ की टेक्निकल और बेरहम मौसमी चुनौती को स्वीकार करना चाहता है? तो अंत में एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये एक फैसला है, एक सवाल है जो पहाड़ हर पर्वतारोही से पूछता है, तुम कौन सा जोखिम उठाने को तैयार हो? क्योंकि इस पहाड़ पर कोई भी रास्ता पूरी तरह से महफूज नहीं है।